तो वेल स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी हमने जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिटेल में, जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने उसमें कवर किया है सारा कुछ है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमारे नॉलेज को, जो हमने वहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो हमारी वीडियो थी उसमें देखा था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो, तो उनके लिए ये हमारे पास बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में देखा है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, इसी तरह हमारे पास 6 जो है वो हमारे पास आर्क फंक्शन है। तो हमारे पास फर्स्ट आर्क फंक्शन है साइन आर्क फंक्शन, इसको मैं साइन इन्वर्स करके लिख सकता हूँ। फिर दूसरा है मेरे पास कॉस आर्क फंक्शन। फिर तीसरा है हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सीकेंड इन्वर्स एंड कोसिकेंड इन्वर्स। तो इनको आप आर्क साइन फंक्शन भी बोल सकते हैं, कॉस इन्वर्स को आर्क कॉस फंक्शन भी बोल सकते हैं, और टेंजेंट इन्वर्स को आप आर्क टेंजेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसी तरह सो ऑन। तो हम सबसे पहले इनकी डोमेन्स की बात करते हैं। तो हमारे पास आर्क साइन फंक्शन की डोमेन रहेगी हमारे पास क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, और ये डोमेन हम यहाँ पे जो हमने हमारी जो +1 क्लास है वहाँ पे हमने जो टी रेशोज़ वैल्यू टेबल देखा था, वहाँ पे हमने देखा था। अगर मान लो मैं साइन की, ये मैं बाद में बनाता हूँ आपके लिए, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या रहती है। और कॉस कॉस की भी हमारे पास डोमेन जो रहती है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल। और टेंजेंट के केस में मेरे पास रहता है ऑल रियल नंबर्स बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2n+1 एंड π/2। तो सारे के सारे रियल फंक्शन बट नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब हमारे पास कॉट में सारे के सारे रियल फंक्शन मेरे पास क्या रहती है, उनकी सारे रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर हमारे पास कॉट के अंदर, और हमारे पास सीकेंड के अंदर सारे के सारे रियल नंबर बट नॉट ओपन इंटरवल -1 to 1। और कोसिकेंड के अंदर भी हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स रहते हैं बट नॉट ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये हमारे पास डोमेन्स थी। तो हमारे पास अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज हमारे पास आर्क साइन फंक्शन की -π/2 to π/2, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। और हमारे पास कॉस भी अगेन क्लोज इंटरवल 0 to π। और हमारे पास टेंजेंट हमारे पास आ जाता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉट मेरे पास रहता है ओपन इंटरवल 0 to π। अब हमारे पास सीकेंड की बात करते हैं। तो सीकेंड के अंदर मेरे पास क्लोज इंटरवल 0 to π बट नॉट π/2। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट π/2 एंगल जो है वो एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे पास सीकेंड की वैल्यू π/2 के ऊपर क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, जो आपको मैं दोबारा से यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू ऑफ टी रेशो टेबल बनाऊंगा फिर क्लियर करवा दूंगा। और कोसिकेंट हमारे पास जो आर कोसिकेंट फंक्शन है, इसका जो हमारे पास रेंज रहती है, ये रहती है क्लोज इंटरवल π/2 टू -π/2 to π/2 बट नॉट 0। तो 0 को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोसिकेंट 0 के ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू देता है, अनडिफाइंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हम इस
वैल्यू ऑफ टी रेशो टेबल भी हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स के लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ, यहाँ मेरे पास टी रेशोज़ हैं। तो एंगल मैं यहाँ पे डिग्री में भी लिख देता हूँ, क्योंकि हम डिग्री में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री की बात कर लेंगे, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। और इसको रेडियन में भी हम लिख लेते हैं। तो रेडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं रेडियन हम, π/6। तो इन रेडियन में भी लिख लेते हैं हम। तो ये मेरे पास 30 डिग्री, इनको π/6 भी लिख सकता हूँ, और ये π/4 होता है, और ये π/3, और ये π/2, और हमारे पास 180 को हम पाई रेडियन, और ये मेरे पास 3π/2, और 360 को 2 पाई। तो मैंने यहाँ पे डिग्री के अंदर और रेडियन के अंदर एंगल मेंशन कर दिया। तो हम क्या करते हैं, साइन 0 रेडियन के ऊपर वैल्यू हमें पता है 0 रहती है, साइन π/6 के ऊपर 1/2, साइन 45 के ऊपर, या हम π/4 रेडियन के अंदर 1/√2, और साइन 60 डिग्री, या फिर हमारे पास रेडियन के अंदर π/3, तो ये रहता है √3/2, एंड 90 डिग्री या π/2 रेडियन हमारे पास रहता है ये 1। तो ये हमारे पास, अगर आपको ये 5 वैल्यूज़ अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट पूरा टेबल जो है वो आराम से बन जाता है। तो जैसे कि हमारे पास 0 डिग्री और पाई 180 डिग्री, ये मेरे पास क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो हमारे पास इनके साइंस क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। तो 0 डिग्री है, तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी आंसर 0 आएगा। और 270 डिग्री का एंगल और π/2 डिग्री का एंगल, हमारे पास क्या रहता है, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 1 है, तो ये -1। ये सिर्फ आपको मेमोरी में फिट करने के लिए स्टूडेंट, लेकिन आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास 0 डिग्री और पाई डिग्री, पाई के बाद 2 पाई, तो ये 0 डिग्री के ऑपोजिट में हमारे पास 180 डिग्री पाई रेडियन एंगल, और पाई के बिल्कुल ऑपोजिट में मेरे पास 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो इसका साइन 0, और यहाँ पे भी इसका साइन हमारे पास 0। तो वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर ये प्लस का 1 होता तो ये माइनस का 1 हो जाना था, साइन चेंज कर देना था। तो हमारे पास आपने ध्यान देना है कि 0 डिग्री या 0 रेडियन के ऊपर हमारे पास जो एंगल बन रहा है, उसके ऑपोजिट में हमारे पास पाई रेडियन का एंगल रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, उनके साइन दोनों के अलग होंगे, मतलब उन दोनों में साइन का फ़र्क आ जाएगा, ऑपोजिट साइन होंगे। तो ये तो 0 है, तो 0 का ऑपोजिट 0, और पाई के ऑपोजिट में हमारे पास 280 डिग्री का 180 डिग्री के ऑपोजिट में हमारे पास 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। और यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेंट। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर मेरे पास फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री या 0 रेडियन बोल सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे जब हमारे पास कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो मेरे पास 360 डिग्री। आप इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं 0, और यहाँ पे ये π/2 रेडियन, और ये मेरे पास 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे ये मेरे पास 3π/2 रेडियन, और ये 2 पाई रेडियन। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये एंगल मेरे पास -π/2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 पाई लिख दिया, ये पाई आएगा 1 पाई। और ये अगर मैं इसको क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे पास -π/2 एंगल भी लिखा जाता है, और ये -π भी लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास तो अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है,
सिर्फ इनके साइन ही चेंज करने हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ 90 डिग्री पे जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में साइन चेंज कर देंगे -1। अगर आपको स्टूडेंट ये आपको टी रेशो की वैल्यू साइन की पता है तो बाकी आप इजीली लिख सकते हैं आराम से। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आप पकड़ेंगे पीछे से 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा π/6 पे √3/2, और π/4 पे 1/√2, और π/3 पे 1/2, और हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास π/2 वो 0। ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 270 डिग्री 3π/2, तो 3π/2 आपके पास क्या आएगा -0 मतलब 0। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं 0 रेडियन के ऑपोजिट है पाई, तो 0 मेरे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास -1। और यहाँ पे 180 के बिल्कुल ऑपोजिट में पाई के ऑपोजिट में मेरे पास 360 और 2π, मतलब सेम ही वैल्यूज़ हैं, तो ये इसका साइन ऑपोजिट करूँगा तो 1। तो इसी तरह से आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो टेंजेंट की वैल्यू भी हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो tan की वैल्यू देता है, तो 0/1, तो 0/1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है इसकी 0। तो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 1/√3। और 1/√2 अपॉन 1/√2 ये 1 आ जाता है। हमारे पास टेंजेंट π/4, और हमारे पास टेंजेंट π/3, ये मेरे पास √3/2 अपॉन 1/√2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट के हमारे √3। और हमारे पास टेंजेंट π/2 1/0, तो 1/0 हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड, तो हमारे पास ये नॉट डिफाइंड हो जाता है ये। तो हमारे पास ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो हमारे पास अब हमारे पास 180 की वैल्यू हम आराम से देख सकते हैं कि 180 हमारे पास 0, और हमारे पास 270 की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट डिफाइंड, और 360 डिग्री की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी 0। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ द tan, हम ऐसा हमारे समझ सकते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल √3, यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मीन्स हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड किसके लिए, हम किस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड यूज़ कर रहे हैं 0/1 के लिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1, तो हमारे पास है ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0। और यहाँ पे हमारे पास नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 का मतलब 0, और यहाँ पे अगेन 0 का रेसिप्रोकल हमारे पास है नॉट डिफाइंड। तो अब सीकेंड का कंप्लीट करते हैं टेबल। कॉस का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंड, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, और यहाँ पे √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो 0/1 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास है ये भी वैल्यू नॉट डिफाइंड। और हमारे पास -1 का रेसिप्रोकल -1, और 0 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हमारे पास कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल साइन, तो साइन 0 है, तो कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 √2, 2/√3, और हमारे पास 1
0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 एंड नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये आप टेबल जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर फिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताया। तो इसी तरह से अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी हमारे पास साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। तो बाकी जितने भी वैल्यू हैं वो इसी के अंदर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो हमारे पास जो साइन फंक्शंस हैं उसकी जो हमारे पास रेंज रहती है वो क्या रहती है मेरे पास 1 to -1। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये सभी के सभी रियल नंबर्स के ऊपर हमारे पास जो है वो फंक्शन डिफाइन रहता है। तो हमने इन्वर्स फंक्शंस की जो हमने डेफिनेशन कर रखी है कि इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो उसके इन्वर्टिबल में क्या बन जाता है, रेंज ऑफ द फंक्शन, और जो उसकी रेंज होती है वो क्या बन जाता है, उसकी डोमेन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसकी जो रेंज थी 1 -1 to 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई है, डोमेन। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सीकेंट जो हम देख पा रहे हैं, सीकेंट आप देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे सीकेंट जो है वो π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, चाहे वो π/2 है हमारे पास, इसके ऊपर डिफाइंड नहीं है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा ही इस एंगल को एलिमिनेट कर देते हैं इन केस ऑफ द रेंज। और आप यहाँ पे कोसिकेंट में भी देखेंगे तो कोसिकेंट जो है वो 0 एंगल के ऊपर वो मेरे पास डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हमारे पास बन जाता है। इसी तरह कुछ एक हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट हैं जो आपको एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो भी आप रिजल्ट माइंड में रखें। जैसे हमारे पास हमने बात की है कि कार्टेशियन प्लेन हमें क्या करता है, 4 क्वाड्रेंट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और टी रेशोज आर पॉजिटिव, वैल्यूज ऑफ ऑल टीज रेशोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है मेरे पास, ओनली साइन फंक्शन, साइन टी रेशो की, एंड उसका ऑपोजिट। तो उसका ऑपोजिट मेरे पास क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल उसका कोसिकेंट। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये मेरे पास पॉजिटिव रहते हैं, बाकी अदर्स नेगेटिव। तो आप यहाँ पे पहले इनको 2 को याद रखें, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, अदर नेगेटिव। और हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड सीकेंट, तो ये हमारे पास क्या रहती हैं, इन टी रेशोज़ की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो हमारे पास साइन माइनस थीटा, ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास ये लाई कर रहा है, तो साइन माइनस थीटा। तो हमारे पास साइन माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आप देख पा रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर मैं इसको क्या करूं, क्लॉकवाइज चलूं, तो माइनस थीटा मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास ये ट्रिक याद रखने के लिए कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और कौन कौन से नेगेटिव होंगे, कॉस और सीकेंट को छोड़कर। तो आप बाकी अपने आप बना सकते हैं। कॉस माइनस थीटा आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। और फिर हमारे पास टेंजेंट माइनस थीटा, ये भी मेरे पास क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस टेंजेंट थीटा। और कॉट माइनस थीटा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा। और फिर हमारे पास सीकेंट माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट भी पॉजिटिव रहता है, तो सीकेंट थीटा। और हमारे पास सिक्स्थ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमारे पास कोसिकेंट, तो कोसिकेंट माइनस थीटा जो है वो अगेन मेरे पास क्या है, माइनस कोसिकेंट थीटा। तो ये कुछ एक जो हमारा आपके पास जो हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन रेंज थी, उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को फाइंड करने में आपको काम आएगा। और ये हमारे पास जो टी रेशो टेबल है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है वो आपको आपके माइंड में रहना चाहिए। तो हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पूछा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आर्क फंक्शन।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वहाँ पे मुझे आर्क साइन फंक्शन दिया है जिसकी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। तो जब भी आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो जो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे साइन आर्क फंक्शन है, इसकी आप याद रखें। तो हमें यहाँ पे इसकी रेंज जो हमें क्लियर है, तो जिस रेंज ऑफ साइन आर्क फंक्शन, तो ये आप y बिलोंग्स टू -π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर एंड +π/2। तो ये आपने हिंट जो है वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ले लें कि लेट y इज़ द एन आर्क साइन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करें, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज साइन बाई दैट इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमने इन्वर्टिबल फंक्शन की अंदर हमने ये प्रॉपर्टी सीखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास अब क्या आ गया, यहाँ पे हम माइनस थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1/2 प्री मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू -1/2। ये डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, बाकी क्वेश्चन में हम इसको सीधा शॉर्टकट लिख देंगे कि माइनस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट आप चाहें तो ये स्टेप जो है वो डिलीट कर दें, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, माइनस साइन को दूसरी तरफ हमने क्या किया, ले गए -1 से प्री मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप अपने माइंड में जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट हैं वो अपने माइंड में रखें। तो हमारे पास साइन माइनस साइन थीटा हमारे पास क्या बनता है, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये साइन माइनस वाई। और हमारे पास साथ साथ में आप क्या करें, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशोज़ की वैल्यूज़ आती हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के, वो भी टेबल आप याद रखें। तो हमारे पास साइन 1/2 हमारे पास कहाँ रहता है, साइन π/6 के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट आपके माइंड में रहने चाहिए कि साइन π/6। हम क्या करें, अब वहाँ पे हमने जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल था, डिफरेंट एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वहाँ से हमने ले लिया कि 1/2 कैन बी रिटन एज अ साइन π/6। अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि दोनों तरफ क्या है, मेरे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फंक्शन है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन है। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि -y दैट इज इक्वल टू π/6। तो आप फिर नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y दैट इज इक्वल टू -π/6। और हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हेयर विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो जब भी आप क्या करें, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, तो आप ज़रूर ये इंश्योर कर जाएं कि हमारे पास जो गिवन आर्क फंक्शन है वहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उस इंटरवल के अंदर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो ये गिवन हमारे पास रिक्वायर्ड प्रिंसिपल जो हमें गिवन फंक्शन था आर्क फंक्शन साइन, उसकी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, और यही मुझे पूछा था, दैट इज़ -π/6। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉस। तो ये दिया है कॉस इनवर्स √3/2। तो
तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, हमारे साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगी। तो जो आर्क कॉस की जो रेंज है वो हमारे पास क्या रहती है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। तो इट मीन्स मैंने क्या करना है, जब भी मैंने क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे कहाँ पे चाहिए, उसकी आइदर फर्स्ट फंक्शन के फर्स्ट इंटरवल के अंदर या फिर सेकंड इंटरवल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल जो है वो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट दिस फंक्शन एज वाई। तो हमारे पास मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास इट कैन बी रिटन एज कॉस बाई दैट इज इक्वल टू √3/2। अब आप क्या करें, हमारे पास टी रेशो का जो वैल्यू टेबल है उसको आप मेमोराइज करें। तो हमारे पास है √3/2। तो आप लिख लेंगे कि हमारे बिकॉज √3/2 हमारे पास कहाँ पे होता है, इसकी वैल्यू आती है π/6 के ऊपर। तो हमारे पास आप रेडियन के अंदर इसको याद रखें। तो हमारे पास अब यहाँ पे लिख देंगे कि cos y दैट इज इक्वल टू cos π/6। तो आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट बोथ साइड कि हमारे पास क्या है, सेम इक्वल सेम रेशोज़ हैं, टी रेशोज़, और वहाँ पे y की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास π/6। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे π/6 जो है किस इंटरवल के अंदर फॉल करता है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो ये आंसर आ गया मेरे पास π/6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो आर्क फंक्शन दिया है वो दिया है कोसिकेंट इनवर्स 2। तो यहाँ पे भी आप क्या करें, हम ले लेते हैं कि लेट दिस फंक्शन एज ए वाई, और हमारे पास क्या है कोसिकेंट। अब मुझे क्या करना चाहिए, कोसिकेंट हमारे पास फंक्शन की मुझे रेंज, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन में फाइंड करें प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप सबसे पहले उसमें क्या करें, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज़ आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन केस ऑफ द कोसिकेंट, तो कोसिकेंट के केस में हमारे पास वैल्यू रह जाती है y ऑलवेज बिलोंग्स टू, हमारे पास ये साथ साथ में हमारी रिवीजन भी हो रही है स्टूडेंट, तो आपने इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना, -π/2 टू π/2 एंड नॉट 0। तो 0 एंगल के ऊपर कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं होती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल π/2 टू पाई एंड नॉट 0 रेडियन। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको y, तो अब y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स, इट कैन बी रिटन एज कोसिकेंट y दैट इज इक्वल टू 2। अब आप हमारे पास जो टी रेशो टेबल में हम देखेंगे, तो हमारे पास 2 बिकॉज 2 इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट। तो कोसिकेंट हमारे पास का वैल्यू 2 देता है जब मेरे पास वहाँ पे एंगल जो है वो π/6 रेडियन रहता है। आप इसको डिग्री में भी याद कर सकते हैं, लेकिन हमने जो +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक जब हमने फंक्शंस का चैप्टर किया था, चैप्टर 3, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, एंगल्स को रेडियंस के अंदर हमने उनकी कन्वर्शन सीखी थी। तो हमारे पास 2, अब आप यहाँ पे लिख देंगे 2, तो 2 की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट π/6। तो कोसिकेंट π/6 आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोथ जो है वो मेरे पास टी रेशोज जो है वो कोसिकेंट हैं, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या बन जाएगी π/6। तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास y जो है वो इसी इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है। तो आप लिख देंगे विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 बट नॉट 0 रेडियन। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द गिवन आर्क फंक्शन वो मेरे पास क्या आ गई π/6। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। तो हमारे पास लेट y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -√3। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, अब अपने माइंड में रिवाइज कर लेते हैं कि इन केस ऑफ द आर्क 10, तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू रहती है
तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर टेंजेंट के केस में वो रहती है मेरे पास ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको रीअरेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एज tan/, दैट इज इक्वल टू -√3। तो आप चाहें तो माइनस को जो है वो क्या कर सकते हैं, आप बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस टेंजेंट थीटा या टेंजेंट वाई, तो हमारे पास -tan/, तो लिख ही देते हैं हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। तो आप देखेंगे ये मेरे पास क्या बन गया, -tan/, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -√3। तो हमारे पास क्या बन गया रीअरेंज करके, -tan/, दैट इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे कि एज टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस वाई, और हमारे पास √3 कहाँ पे होता है, जब मेरे पास एंगल जो है वो मेरे पास क्या बनता है 60 डिग्री। तो इन केस ऑफ रेडियन हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π/3। तो आप यहाँ पे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट जो है यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास क्या बन गया, ये टेंजेंट π/3। तो हमारे पास दोनों तरफ जो है वो सेम टी रेशोज़ हैं। तो हमारे पास -y जो है वो किसके बराबर आ गया, π/3। तो आप लिख सकते हैं कि y दैट इज इक्वल टू -π/3। तो हमारे पास और -π/3 जो है वो किस इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है, ये मेरे पास -π/2 एंड π/2 ओपन इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है। तो ये भी मेरे पास जो है वो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन प्रिंसिपल वैल्यू थी, उसी रेंज वैल्यू थी, उसी के अंदर ही हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू फॉल कर रही है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है गिवन आर्क फंक्शन की, वो मेरे पास क्या आ गई, -π/3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे जो आर्क फंक्शन दिया है वो कॉस दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम ले लेते हैं कि लेट y इज़ द फंक्शन, और ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम कॉस के केस में, तो आपने जो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है आर्क कॉस की, वो मेरे पास क्या रहती है, वो रहती है रेंज 0 टू पाई, और ये क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos y दैट इज इक्वल टू -1/2। आप चाहे -1/2 से प्री मल्टीप्लाई करें बोथ साइड माइनस से, तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। तो आप देखेंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, -cos y दैट इज इक्वल टू -+1। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, रिजल्ट यूज़ करें। तो हमारे पास 1/2, हमारे पास 1/2 जो टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशो का टेबल है, वहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 हमारे पास कहाँ होती है, π/3 के ऊपर। तो और हमारे पास यहाँ पे -cos थीटा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि -cos थीटा, तो यहाँ पे मुझे माइनस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू माइनस होती है, तो कॉस जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे कॉस जो है वो इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव रहता है। तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहती है, या फिर मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहती है। तो लेकिन हमने देखा है स्टूडेंट कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है जो मेरे पास, वो हमारे पास कॉस की है 0 टू पाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे एंगल पाई, और अगर यहाँ पे π/2, और यहाँ पे मेरे पास 3π/2, और इसको अगर आप
क्लॉकवाइज लें तो यहाँ पे -π/2 भी लिख सकते हैं हम, या फिर 3π/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो कॉस की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है कॉस, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में इसको शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करूँगा तो -cos θ, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो -cos θ कैन बी रिटन एज cos π-θ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये cos जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, -cos θ। तो ये दोनों रिजल्ट आप क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करें। तो मैं लिख सकता हूँ -cos बाई को लिख सकता हूँ cos π-y दैट इज इक्वल टू cos π/3। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है, मेरे पास सेम t रेशोज है। तो हमारे पास π-y हमारे पास क्या बन जाएगा, π/3। तो सॉल्व कर लें आप इसको, तो मेरे पास बन जाएगा ये y π-π/3। तो यहाँ पे आप रीअरेंज कर लें इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3π - π। तो हमारे पास जो y, हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 3π - π 2π/3, और 2π/3 जो है वो कौन से इंटरवल में हमारे पास बिलोंग करता है, ये 0 to π। और इस हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, तो हमारे पास ये आ गई 2π/3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो आर्क फंक्शन दिया है वो उसने टेंजेंट दिया है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि टेंजेंट y हमारे पास टेंजेंट इनवर्स -1। तो टेंजेंट के केस में हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू रहती है वो हमारे पास ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 रहते हैं हमारे पास। तो हम ले लेंगे कि रेंज ऑफ टेंजेंट आर्क फंक्शन ये हमारे पास रहती है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये आप सबसे पहले अपने माइंड में रखें, क्योंकि जब भी आप आंसर निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमने थर्ड क्वाड्रेंट को जो है वो हमने उसको लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फिजिबिलिटी बनती नहीं थी। तो इस तरह से जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें तो आपने अंदर जो है अपने माइंड में जो है वो अपने रेंज जो है वो कंफर्म करें। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट y दैट इज इक्वल टू -1। अभी आप इसको प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेंजेंट प्री, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस टेंजेंट y दैट इज इक्वल टू +1। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास रहता है टेंजेंट माइनस थीटा, और 1 हमारे पास टी रेशियो टेबल के अंदर 1 कहाँ मिलता है, व्हेन टेंजेंट इज π/4। तो आप दोनों रिजल्ट यहाँ पे लिखें। तो माइनस टेंजेंट y कैन बी रिटन एज टेंजेंट -y, और 1 कैन बी रिटन एज टेंजेंट π/4। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या है, मेरे पास सेम टी रेशियोज हैं। तो हम लिख सकते हैं कि -y दैट इज इक्वल टू π/4, और y हमारे पास क्या आ जाएगा, -π/4। और -π/4 जो है वो बिलोंग कौन से इंटरवल से कर रहा है, -π/2 to π/2, विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर आर्क टेंजेंट। तो आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर टेंजेंट इनवर्स -1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, -π/4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे जो आर्क फंक्शन दिया है वो दिया है मुझे सीकेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी ले लेते हैं कि लेट y फंक्शन एज सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं,
सीकेंट की जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज हैं वो हम याद रखते हैं। तो हमारे पास रेंज इन केस ऑफ सीकेंट इनवर्स, तो सीकेंट इनवर्स के केस में हमारे पास जो रेंज आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास क्लोज इंटरवल 0 to पाई बट नॉट -π/2। और ये हमने डिटेल में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ मैं सीकेंट y दैट इज इक्वल टू 2/√3। तो 2/√3 हम क्या करेंगे, सीकेंट के हमारे पास जो टी रेशो टेबल है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बिकॉज 2/3 in terms of secant, in terms of secant it can be written as π/6। तो secant जो हमारे पास π/6 आता है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आती है वो क्या आती है 2/3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये secant y दैट इज इक्वल टू secant π/6। तो दोनों तरफ क्या है, सेम टी रेशोज हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या बन जाएगी π/6, और ये π/6 जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और यहाँ पे -π/, हमारे पास यहाँ पे माइनस बाहर था, यहाँ पे नॉट π/2। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/6। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर सीकेंट इनवर्स 2/√3 दैट इज इक्वल टू π/6। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो मुझे आर्क फंक्शन दिया गया है वो मुझे कोटेंजेंट दिया गया है। तो ले लेते हैं हम, लेट y दैट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कॉट का हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हैं वो ले लेते हैं। क्या रहती हैं, y बिलोंग्स टू, इन केस ऑफ द कॉट हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो यहाँ पे भी रीअरेंज कर सकता हूँ इसको फंक्शन को, इट कैन बी रिटन एज कॉट बाई दैट इज इक्वल टू √3। तो आप क्या करें, टी रेशो टेबल के अंदर देखें कि कॉट √3 कहाँ पे रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज √3, और ये हमारे पास टी रेशो टेबल क्या बोलता है, ये कहाँ पे होता है मेरे पास 30 डिग्री मीन्स π/6। तो हमारे पास ये कॉट बाई, और ये क्या लिखा जा सकता है √3 को कॉट π/6। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो y जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा π/6। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉट इनवर्स √3 दैट इज द π/6। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो मुझे आर्क फंक्शन दिया है वो मुझे कॉस दिया है। तो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट y दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रेंज फॉर कॉस, आर्क कॉस फंक्शन। तो कॉस फंक्शन की जो रेंज है वो मेरे पास क्या रहती है 0 to पाई, और ये क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस y दैट इज इक्वल टू -1/√2। आप माइनस को क्या करें, वो साइड प्री मल्टीप्लाई कर दें बाई -1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई द कॉस y दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1/1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉस y दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास माइनस कॉस थीटा का रिजल्ट आता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट बिल्कुल यूज़ करना है आपने। तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में मुझे चेक करनी है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 0 to पाई जो है वो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, y की वैल्यू है ये। तो हमारे पास और √1/√4। तो हमारे पास कॉस को अगर मैं टी रेशो टेबल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे π/4 के अंदर मेरे पास
कॉस जो है वो 1/√2 रहता है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, cos π/4। तो दोनों तरफ क्या है, cos, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, तो इट मीन्स हमारे पास पाई माइनस वाई हमारे पास क्या रह जाएगा, π/4। और आप इसको सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई माइनस π/4। तो इसमें आप सॉल्व कर लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई माइनस पाई। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो हमारे पास ये बन जाएगा रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, ये आ जाएगा 3π/4। तो यहाँ पे आपको अगर डाउट है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, हमने क्वाड्रेंट का नॉलेज हमें है, क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव कहाँ होते, कॉस, अगर कॉस की वैल्यू मुझे चाहिए तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस पॉजिटिव रहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और कॉस नेगेटिव हमारे पास कहाँ रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और कॉस नेगेटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे एंगल 0, ये पाई, यहाँ पे π/2 और ये माइनस π/2। तो यहाँ पे मैं, हमारे पास जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो है 0 to π, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास वो वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये कॉस क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई माइनस बाई। तो कॉस पाई माइनस बाई जो एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव। तो ये हमारे पास, आपको अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इसका जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो हमारे पास कोसिकेंट आर्क फंक्शन दिया हुआ है, जिसकी मुझे अगेन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2। तो कोसिकेंट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि रेंज हमारे पास कोसिकेंट आर्क फंक्शन की जो मेरे पास रेंज रहती है वो मेरे पास क्या रहती है, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 बट नॉट 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो हमारे पास रेडियन का एंगल है उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वहाँ से। तो हमारे पास फंक्शन को हमने ले लिया कि y दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2। तो इट कैन बी रिटन एज कोसिकेंट y दैट इज इक्वल टू माइनस √2। तो आप यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दें -1 से, प्री मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट y दैट इज इक्वल टू √2। अब क्या करें आप, यहाँ पे जो टी रेशो टेबल है उसको देखें आप। तो टी रेशो टेबल हमारे पास क्या बोलता है कि √2 वैल्यू हमारे पास कोसिकेंट कहाँ पे आता है, इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट। तो ये हमारे पास आ जाता है कोसिकेंट π/4। तो हमारे पास कोसिकेंट π/4। तो और साइन और माइनस कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट मैं यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कोसिकेंट माइनस y दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट π/4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों जो है वो कोसिकेंट टी रेशोज हैं। तो इट मीन्स माइनस y दैट इज इक्वल टू π/4, और हमारे पास माइनस π/4 आ गई वैल्यू, और विच बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एंगल 0 तो है ही नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 के में दिया है उसने, कहता है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने जो हमें दिया है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ मुझे बोला है उसने कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आर्क फंक्शन है, टेंजेंट, कॉस एंड साइन इनवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो या तो आप इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को जो है वो टर्न बाय टर्न इनकी फाइंड करें, और बाद में जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास जो फाइंड करने को बोला है उसको आप सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि फॉर टेंजेंट इनवर्स 1, तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 के केस में मैं ले लेता हूँ कि लेट y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और हमारे पास टेंजेंट के केस में अगर हम रेंज की बात करें तो हमारे पास टेंजेंट जो है वो -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो इसकी रेंज की वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट, तो हमने ये सॉल्व भी किया हुआ था, π/4 आएगा आंसर इसका। चलो फिर भी हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें तो पूरा सॉल्व करना है। तो टेंजेंट y हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे टी रेशो टेबल देखें तो हमारे पास 1 कहाँ पे रहता है, π/4 के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ जो है सेम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो टेंजेंट इनवर्स 1 की, वो क्या आ जाएगी, π/4। तो हमारे इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो दूसरा है, तो दूसरा हमारे पास जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो दिया उसने कॉस इनवर्स -1/2। तो ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो लेट y दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो इट कैन बी रिटन एज cos y दैट इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो आप -cos y दैट इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos की वैल्यू कहाँ पे रहती है मेरे पास, π/3 के ऊपर। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो ये लिखा जाएगा cos π-y सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर दैट इज इक्वल टू cos π/3। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लें दोनों टी रेशोज़ को, तो मेरे पास π-y क्या बन जाएगा, π/3। तो y की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास है, π-π/3। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन गई, 2π/3। तो यहाँ पे सेकेंड आर्क फंक्शन को भी मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अब थर्ड वन है मेरे पास, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं कि लेट y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, और इट कैन बी रिटन एज साइन y दैट इज इक्वल टू -1/2 और माइनस साइन y दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमने सॉल्व किए हो डिटेल में, तो हमने प्री मल्टीप्लाई करी है -1 से बोथ साइड, तो ये बन गया माइनस साइन y, और 1/2 हमारे पास साइन की वैल्यू कहाँ पे रहती है, π/6 के ऊपर। और यहाँ पे मैं रिजल्ट भी यूज़ कर लेता हूँ कि माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो हमारे पास तो ये लिखा जा सकता है माइनस साइन y को साइन माइनस y दैट इज इक्वल टू साइन π/6। तो हमारे पास कंपेयर कर लेंगे दोनों टी रेशोज़ को, तो -y दैट इज इक्वल टू π/6, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -π/6। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी थी उसके लिए मेरे पास टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ गई, π/4, और कॉस इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3, क्योंकि उसने वैल्यू फाइंड करने को बोला था प्रिंसिपल वैल्यू। और हमारे पास इन केस ऑफ द साइन इनवर्स -1/2 ये मेरे पास क्या आ गया, -π/6। अब क्या करें, आप यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दें और इनको सॉल्व कर दें। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, π/4 प्लस 2π/3 एंड
प्लस माइनस पाई बाई 6। अब मैं क्या कहता हूँ, सभी आर्क फंक्शन की जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट की, मैंने इनका यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 पाई प्लस 8 पाई एंड माइनस 2 पाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 11 माइनस 2 9 बाई 12 पाई। तो आप इसको कटिंग कर सकते हैं, 9 3 3 का 9 एंड 3 4 का 12। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो दिया है उसने कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कहता है कि फाइंड द वैल्यू फॉर दीज इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले कॉस इन्वर्स की और फिर साइन इन्वर्स की। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉस इन्वर्स 1/2 की। तो कॉस इन्वर्स 1/2 की अगर हम सॉल्व करें तो ये π/3 आएगी। करते हैं इसको सॉल्व। तो हम ले लेते हैं कि लेट y दैट इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/2 और हमारे पास कॉस बाई हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो 1/2 हमारे पास अगर टी रेशो टेबल में देखें तो हमारे पास कॉस की रो में ये मेरे पास वैल्यू कहाँ आती है, कॉस π/3 के ऊपर। तो हमारे पास y क्या बन गया, ये मेरे पास है π/3। तो हमारे पास यहाँ पे आर कॉस फंक्शन में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू बन गई π/3। अब मैं साइन इनवर्स के केस में कैलकुलेट कर लेता हूँ फॉर साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 के केस में ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लेट y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और हमारे पास इसको साइन y कैन बी रिटन एज साइन y दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करते हैं, टेबल में चेक करते हैं। तो 1/2 वैल्यू हमारे पास कहाँ रहती है, π/6 के अंदर। तो हमारे पास क्या बन गया, ये साइन π/6। तो अगर टी रेशियो टेबल में देखें तो 1/2 मेरे पास साइन के रो में हमारे पास कहाँ पे रहता है, π/6 रेडियन पे। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन जाएगी, π/6। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या करता हूँ मैं, गिवन इक्वेशन में यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉस इनवर्स 1/2 दैट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू π/3 एंड प्लस 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, π/3 प्लस π/3। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2π/3 विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर द गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस टेबल जो है वो अच्छे से मेमोराइज किया है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली लिख सकते हैं। उसने लिखा है कि इफ़ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू y और देन यहाँ पे ऑप्शन दिया है मुझे, ये ऑप्शन में लिख रहा है, कहता है उसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू x। और बी में मेरे पास ऑप्शन दिया है कि y लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2। सी ऑप्शन दिया है 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई। और डी ऑप्शन में मुझे जो दिया है वो क्या लिखा है, माइनस π/2 इज लेस देन y लेस देन π/2। तो हमारे पास साइन जो आर्क फंक्शन दिया हुआ है वो साइन का दिया हुआ है। तो हमारे पास हमें क्लियर है कि इन केस ऑफ आर्क साइन फंक्शन तो हमारे पास जो रेंज होती है वो मेरे पास क्या रहती है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है स्टूडेंट।
और यहाँ पे भी ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन ये मेरे पास 0 टू पाई, ये पाई लिखा जाना चाहिए यहाँ पाई, तो ये 0 टू पाई, तो 0 टू पाई मेरे पास कौन सा केस आता है, ये आर्क कॉस फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास है ये दोनों रिजल्ट जो है वो मेरे पास है किस केस में आ जाते हैं, -π/2 टू π/2, ये ओपन इंटरवल है, तो ये मेरे पास टेंजेंट आर्क टेंजेंट फंक्शन में, और यहाँ पे मेरे पास ओपन इंटरवल है 0 टू पाई, ये हमारे पास कॉट। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो मेरे पास ऑप्शन बी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 उसने लिखा है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, कहता है यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी जब भी वैल्यू की बात करें, मतलब वो कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है। ए यहाँ पे पाई, बी पार्ट जो दिया इसने बी ऑप्शन -π/3 और सी में π/3, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ 2π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, -π/3। तो देखते हैं कैसे आ रहा है ये। तो हमारे पास गिवन जो है वो दिया हुआ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। तो ये रिज़ल्ट आप ऑरली भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स √3 के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो वैल्यू आ जाती है मेरे पास वो क्या आती है, तो देखते हैं यहाँ पे फॉर टेंजेंट इनवर्स √3, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेट y दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3, तो टेंजेंट y दैट इज इक्वल टू √3, और √3 कहाँ पे रहता है मेरे पास टेंजेंट, वो रहता है मेरे पास π/3 के ऊपर। तो टेंजेंट y दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो π/3, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू वो आ गई हमारे पास π/3। और हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो इसका जो प्रिंसिपल रेंज वैल्यू रहती है वो मेरे पास क्या रहती है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और आप लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ है आर्क फंक्शन, वो दिया हुआ है सीकेंट इनवर्स -2। तो सीकेंट के केस में तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इसको भी, लेट y दैट इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स -2, तो इट कैन बी रिटन एज सीकेंट y दैट इज इक्वल टू -2 और माइनस सीकेंट y दैट इज इक्वल टू 2, और मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सीकेंट पाई -y। तो हमारे पास सीकेंट कहाँ कहाँ नेगेटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये मेरे पास वैल्यू जो रहेगी मेरे पास 2, सीकेंट 2 कहाँ पे रहता है, सीकेंट π/3 के ऊपर, तो ये आ जाएगा सीकेंट π/3। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो इसको हम सॉल्व कर देंगे सिंप्लीफाई, तो बाई क्या आ गया मेरे पास पाई -π/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज़ को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स √3, ये मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी आर्क फंक्शन की π/3, और हमारे पास आर्क सीकेंट फंक्शन की वैल्यू क्या है -2π/3। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हमारे पास 3, तो ये क्या बन गया पाई -2π, तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट मेरे पास क्या है π/3। तो इट मीन्स मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, बी।